हेलो एवरीवन, आज आप लोगों को बक्सर का युद्ध एवं इलाहाबाद की संधि के बारे में चर्चा करेंगे। और कल मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे बंगाल का दीवान जो है मुर्शीद कुली खां बनता है। औरंगजेब ने उसको बनाया था। फिर उसके बाद शुजा खां के बाद अलीवर्दी खां, और अलीवर्दी खां के बाद जो है सिराजुद्दौला। अलीवर्दी खां के बाद जो है सिराजुद्दौला, और सिराजुद्दौला किस तरीके जो है उसके काल में षड्यंत्र होते हैं, और उन षड्यंत्रों के कारण जो है वह जो है प्लासी का युद्ध हार जाता है 1757 में, और मीर जाफर का पुत्र उसके प्राण ले लेता है। फिर मीर जाफर जो है वो बंगाल का नवाब बनता है, और मीर जाफर जब बंगाल का नवाब बनता है तब 24 परगने की जमींदारी जो है उसने EIC ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया, और बहुत सारा धन जो है वो अंग्रेज़ों को EIC को उसने दिया, और वो जो है ब्रिटेन गया। और अंग्रेज जो है वो सोने की बोरी जो है मीर जाफर को समझने लगे, और मीर जाफर से इतना ज़्यादा जो है धन चूसने लगे, धन जो है उसका अपहरण करने लगे। उसके 3 साल का कार्यकाल मीर जाफर का 1757 से 1760, और उसी में जो है EIC ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर जाफर में अनबन हो जाती है, और मीर जाफर को अपदस्थ करके उसको हटा करके और मीर कासिम को जो है बंगाल का नवाब EIC ने बना दिया। EIC ने बंगाल का नवाब बना दिया, और मीर कासिम मीर जाफर से ज़्यादा योग्य था, और मीर कासिम मीर जाफर का दामाद था, उसका वो दामाद था। लेकिन लालच जो है वह स्वार्थ जो है वो गड़बड़ कर देता है, और मीर कासिम वास्तव में उससे ज़्यादा अच्छा था, योग्य था। और जब मीर कासिम बनता है तो उसने 3 गांव की जमींदारी जो है वो अंग्रेज़ों या EIC को दिया, और वो बर्धमान, मिदनापुर, और चटगांव, ये 3 उसने जमींदारी जो है वो EIC को दिया। और उस समय जो है वो क्लाइव जो है, रॉबर्ट क्लाइव, वह प्लासी के युद्ध के बाद अस्वस्थ हो जाता है और ब्रिटेन चला जाता है। जब ब्रिटेन चला जाता है तो उसका इतना अच्छा कार्यकाल था, EIC को उसने किस तरीके बढ़ाया था, और प्लासी के युद्ध के माध्यम से भारत में अंग्रेज़ों का पहला कदम जम गया। इसलिए उसे ब्रिटिश पार्लियामेंट का सदस्य बनाया गया। और यहाँ पर जो उसके कार्य को देखते हैं, जो उसके उत्तराधिकारी हैं, वो हॉलवेल और वांसीटार्ट, ये लोग जो है मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना देते हैं। और जब बंगाल का नवाब बना देते हैं तो वह 3 गांव उनको जमींदारी के रूप में दे देता है EIC को। धीरे धीरे
मीर कासिम योग्य था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब मीर कासिम बंगाल का नवाब होता है तो उसने सबसे पहले राजधानी परिवर्तन की, मुर्शिदाबाद से राजधानी मुंगेर ले आता है। मुंगेर आपका बिहार में है और उस समय बिहार, उड़ीसा, बंगाल और बांग्लादेश यह एक प्रांत था और ये बंगाल प्रेसिडेंसी या बंगाल राज्य था। यह बंगाल राज्य था। एक बात और ध्यान दे लें, मीर मुर्शिद कुली जो था वह स्वतंत्र राज्य न बना करके मुगल सम्राट के निर्देशन में ही काम कर रहा था। यह भी बात आप लोग ध्यान रखें। अब मैंने बताया कि जैसे मीर कासिम राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले आता है और मुंगेर की किलेबंदी करने लगता है, मुंगेर की चारों तरफ से किलेबंदी करने लगता है, तो यह बात अंग्रेज़ों को खलने लगी, अंग्रेज़ों को खलने लगी। फिर उसने मुंगेर में जो है तोड़दार बंदूकों का फैक्ट्री स्थापित की। मुंगेर में तोड़दार बंदूकों की फैक्ट्री स्थापित की और वहीं पर बारूद और तोपखाने का भी उसने फैक्ट्री स्थापित की मुंगेर में। और जब वो ये काम करता है, तोड़दार बंदूक और तोपखाने का फैक्ट्री स्थापित करता है, तो अंग्रेज अंदर ही अंदर और EIC कंपनी जो है वो जलने लगती है। और EIC हालवेल और वानस्टार्ट उस समय कार्य को देख रहे थे। आगे वो जब पटना का उस समय एक गवर्नर था, या ये कह लीजिए कि कहीं कहीं उसको सेनापति भी माना गया है, लेकिन कहीं किताबों में उसको गवर्नर बताया गया है पटना का, और उसका नाम था राम नारायण। यह EIC का पिट्ठू था, स्वामी भक्त था EIC का, और यह क्लायू से बहुत ज़्यादा संपर्क में था। इसीलिए मीर कासिम ने इसको हटा करके और एक जर्मन जो है अधिकारी था, जर्मन व्यक्ति, उसका नाम था सौम्ब्रे, और इसको जो है वो अपना सेनापति मीर कासिम बना देता है। अपना सेनापति सौम्ब्रे को, जो जर्मन नागरिक था, उसको बना देता है। वह चूँकि बहुत ज़्यादा योग्य था इसलिए उसने उसको बना दिया। अब ये और बातें जो है वहाँ से गड़बड़ होने लगती हैं और उसने फैक्ट्री EIC को संतुलित करने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए, उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए उसने 2 टैक्स और लगा दिए, और वो टैक्स था अब्बास कर और खिलजी कर। ये 2 टैक्स लगाया। और जहाँ दस्तक, जो मुक्त व्यापार का अधिकार जो है 1717 में फर्रुखसियर ने EIC को दिया था, वो काम जो है मीर कासिम ने भारतीय व्यापारियों को भी मुक्त व्यापार करने का अधिकार जो है वो बंगाल में प्रदान कर देता है। इससे और जो है दोनों कंपनी और नवाब के बीच दूरी बढ़ती जाती है। उसके बाद जब इतना काम हो जाता है तो अंग्रेज इससे कुपित हो जाते हैं, अंग्रेज इससे और गुस्सा हो जाते हैं। और जब फैक्ट्री की स्थापना हुई तो उससे काम और बिगड़ता है। और इस तरीके देखा जाए तो मीर कासिम और EIC के बीच 4 युद्ध हो चुके, छोटे छोटे ये युद्ध जो है 4 युद्ध होते हैं।
और पहला युद्ध आपका होता है 1763 में। और वो कारण क्या था कि जो एक अंग्रेज अधिकारी था, फैक्ट्री का अधिकारी, उसका नाम था एलिस। फैक्ट्री का अध्यक्ष था, उसका नाम था एलिस। और उसको जो है कंपनी के उत्तराधिकारियों ने भेजा और वह जो है पहुंचता है मुंगेर में। और वहाँ पर जो है एक लगभग जो है 148 सिपाहियों के साथ वहाँ पहुँचता है। और जब वहाँ पहुँचता है तो मीर कासिम ने जो है वो भी सेना लेकर मीर कासिम पहुँचा और 148 अंग्रेज सिपाही और एलिस सहित जो है इनको बंदी बना लेता है। इन 148 सिपाही और एलिस को जो है वो मीर कासिम ने बंदी बना लिया। जब मीर कासिम बंदी बना लेता है तब जो है 1763 में EIC ने जो है मीर कासिम को बंगाल की नवाबी से अपदस्थ कर दिया। बंगाल की नवाबी से उसे अपदस्थ कर दिया और मीर जाफर को जो है बंगाल का नवाब बना दिया। बंगाल का नवाब जो है मीर जाफर को बना दिया। इसीलिए कहीं कहीं किताबों में जो है वो 1760 से 1764 कार्यकाल जो है मीर कासिम को मानता है, मीर कासिम को। जबकि जब उसको अंग्रेज अपदस्थ कर देते हैं तो कहीं कहीं किताबों में 1763 ही माना गया है। एक युद्ध आपका जो होता है, 4 लड़ाइयाँ हुई हैं। पहला है कटुआ की लड़ाई, दूसरा है गिरिया की लड़ाई, दूसरा है गिरिया की लड़ाई, और तीसरा है सूती की लड़ाई, और चौथी है उदयनाथ की लड़ाई। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और ये 4 लड़ाइयाँ जो मैंने बताया मीर कासिम और EIC के बीच होता। जब ये 4 लड़ाइयाँ होती हैं तो यहाँ से एक युद्ध और जो है वह छिड़ जाता है, या एक युद्ध और उसकी घटना, उसकी रूपरेखा तैयार हो जाती है। और वह युद्ध होता है बक्सर का युद्ध। वह युद्ध होता है बक्सर का युद्ध। अब यहाँ से आप देखें कि जैसे मीर जाफर को बंगाल का नवाब अंग्रेज बना देते हैं, EIC बना देती है, तो मीर कासिम वहाँ से चल देता है और वो आता है अवध। और अवध के नवाब जो थे शुजाउद्दौला से मिलता है। अवध के नवाब शुजाउद्दौला से मिलता है और फिर वो दिल्ली जा कर के सम्राट शाह आलम द्वितीय से भी मिलता है। और इन लोगों से मिलकर जो है वह एक अलायंस बनाता है, एक गठबंधन तैयार करता है। वह एक गठबंधन तैयार करता है और यह घटना यह मुंगेर बिहार में है, बक्सर स्थान। अप्रैल ये आपका अक्टूबर 1764 की बात है ये। और उस समय EIC का हेड जो था, ईस्ट इंडिया कंपनी का हेड जो था, उसका नाम था हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो जो है वह ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी उसका हेड था। और इधर जो अलायंस था, गठबंधन था, उसमें मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। एक बात और ध्यान दे लें,
औरंगजेब के बाद जितने भी उत्तरवर्ती मुगल सम्राट होते हैं वो अक्षम होते हैं, वो अक्षम होते हैं और उनमें वो योग्यता नहीं रहती जिस योग्यता से अन्य मुगल सम्राटों ने कार्य किया था। उसमें चाहे मोहम्मद शाह रहा हो, चाहे जो है फर्रुखसियर रहा हो, चाहे जहांदार शाह रहा हो, चाहे अहमद शाह रहा हो, ये सब के सब जो है अयोग्य एवं अक्षम थे। इसीलिए जो है यह ऐसा होता है। अब मैं देखता हूँ कि जो EIC थे उसके पास 7072 सैनिक थे और 20 तोपें थीं, 20 तोपें थीं। वहीं पर इनके पास जो है 50,000 सैनिक थे। जो अलायंस गठबंधन बना था इनके पास 50,000 सैनिक थे। और ये कोई जो अलायंस बना था ये ऐसे ही नहीं बना था, धार्मिक आधार पे अलायंस नहीं था, इसमें स्वार्थ छिपा था। और स्वार्थ क्या था, शाह शुजा से जब शुजाउद्दौला से जो है शुजाउद्दौला अवध के नवाब जो थे, इनसे जब मीर कासिम ने मिला और कहा कि जिस दिन से युद्ध शुरू होगा उस दिन से मैं आपको 11 लाख रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दूंगा। और इसी तरीके का आप मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से भी गठबंधन मीर कासिम ने किया था। अब जो है यह युद्ध होता है और इस युद्ध में जो है, इस युद्ध में अलायंस हार जाता है। और अलायंस के हारने का मुख्य कारण ये है कि सब जो सेनाएं, 3 संयुक्त सेनाएं मिली थी, वो आपस में एक दूसरे को शंका की निगाह से देख रहे थे, एकजुटता नहीं थी। और जो ब्रिटिश EIC जो थी उसमें एकजुटता थी और उसके पास आधुनिक तोप भी थी। खैर तोप उतना काम नहीं, अगर आदमी में दृढ़ शक्ति हो, 50,000 और कहाँ 7,000, इसमें बहुत अंतर है। लेकिन कुल मिलाकर के जब बक्सर का युद्ध EIC जीत जाती है, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है, तो भारत से जो है, भारत में उनका दूसरा पैर भी जम जाता है और यहाँ से जो है एक अलग राजनीति जो है कदम आगे बढ़ती है। राजनीति का एक कदम अंग्रेज और आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ से भारत का इतिहास बदल जाता है। मुगल सम्राट से अब अधिकार जो है वो अंग्रेज़ों का भारत में जम जाता है। और अब देखते हैं कि इसमें जो है यह जब युद्ध हुआ था तब थोड़ा सा इस घटना के आगे थोड़ा सा हम चलें तो इतिहास में 2 युद्ध और हुए। एक तो हुआ पानीपत का 1761 का तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 का, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने जो है मराठों को पराजित किया था। और मराठे जो थे, भारत में मराठे एक ऐसी मराठा शक्ति थी जो अगर भारत में अंग्रेज़ों को पराजित करने वाली शक्ति थी या टक्कर देने वाली शक्ति थी तो वो मराठे थे। और मराठे जो है वो पानीपत के तृतीय युद्ध में हार जाते हैं। और दूसरा जो है वो 1763 का कर्नाटक का तीसरा युद्ध होता है, जो युद्ध हुआ था फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, जिसका फ्रांसीसी कंपनी का जो हेड था वो डुप्ले था और यह क्लाइव था। इसमें जब युद्ध हुआ था तो इसमें जो है फ्रेंच कंपनी हार गई। अब अंग्रेज़ों को टक्कर देने वाला कोई नहीं था। और जो 64 का युद्ध हुआ इसमें जो है अवध के नवाब सम्राट
भारत के शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम भी हार जाते हैं। जब हार जाते हैं तब जो है अब मीर कासिम, यहाँ से मीर कासिम की स्थिति बेकार हो जाती है और वो शरणार्थी बन करके भागा भागा फिरता है और वह अपना ही जीवन जीने के लिए संघर्ष करने लगता है। और मीर जाफर भी धीरे धीरे 1765 की जो संधि होती है, इलाहाबाद की संधि, उस समय तक मीर जाफर की जो है मृत्यु हो जाती है। मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है। अब देखते हैं इलाहाबाद की संधि। यह 1765 में संधि हुई थी और यह संधि दो तरीके की संधि थी। पहली संधि थी EIC और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच। यह संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 को, 12 अगस्त 1765 को। और इस संधि के तहत जो है वह बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार EIC को मिल जाते हैं। एक बात और ध्यान दे लें आप लोग, जब यह संधि होती है तो उस समय क्लाइव, जो रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटेन गया था, उसको वहाँ की EIC ने, कंपनी ने उसको भेजा, क्योंकि वह भौगोलिक, भारत के भौगोलिक मामलों का बहुत बड़ा जानकार था और बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक भी था। उसको भेजा गया था और तब इलाहाबाद की संधि हुई थी और क्लाइव ने जो है संधि की थी मुगल सम्राट शाह आलम से। और चूँकि मुगल सम्राट शाह आलम, उसको मामूली न समझिए, एक वो मुगल सम्राट जहांगीर था जिसके काल में कैप्टन मुनरो आता है और वो कैप्टन हॉकिंग्स आता है और वह जो है भारत में मसालों के व्यापार के लिए आदेश मांगता है और ये है शाह आलम द्वितीय। तो इसका भी कुछ न कुछ जो है जनमत जो है इसके साथ था, तो इसीलिए उसके साथ जो है संधि होती है और उसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेज़ों को अधिकार मिल जाता है EIC को। और दूसरा जो है वह 26 लाख रुपए, 26 लाख रुपए जो है वो कंपनी ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को देना स्वीकार किया कि हम आपको 26 लाख रुपए वार्षिक जो है पेंशन के रूप में देंगे। एक दूसरी संधि होती है, वह होती है EIC और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच में। वह संधि होती है 16 अगस्त 1765 को। इसमें देखते हैं कि इस संधि के तहत इलाहाबाद और कड़ा क्षेत्र को, ये दोनों क्षेत्र EIC ने अवध से लेकर के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे दिया, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे दिया। और अवध के नवाब ने जो युद्ध में भाग लिया था, इसके लिए कंपनी ने अवध पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। और तीसरा जो मुख्य पॉइंट था वो था कि अब जो है अवध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का एक टुकड़ी जो है वो अवध राज्य में रखी जाएगी।
अवध राज्य में रखी जाएगी और जो बटालियन जो आर्मी की है उसका पूरा खर्च जो है वो अवध का नवाब उठाएगा। उसका खर्च जो है अवध का नवाब उठाएगा और जो आर्मी जो सेना रहेगी वह जो है अवध में कोई किसी प्रकार का विद्रोह न हो उसकी वो नियंत्रण करेगी, रखवाली करेगी। और इसी संधि से जो है EIC को अवध में राजस्व वसूलने का अधिकार भी मतलब व्यापारिक अधिकार भी मिल जाता है। EIC को व्यापारिक अधिकार भी मिल जाता है। यह तो हुआ इलाहाबाद की संधि। अब चूंकि बंगाल जो था वहाँ का नवाब कोई नहीं था, मीर कासिम शरणार्थी के रूप में भाग रहा था, मीर जाफर की मृत्यु हो गई थी। तो इसलिए EIC ने, क्लाइव ने, चूँकि ईस्ट इंडिया कंपनी उसका जो है उत्तराधिकारी उसका गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, और क्लाइव ने जो है वो मीर जाफर के पुत्र नजमुद्दौला उसको बंगाल का नवाब बनाता है। बंगाल का नवाब नहीं, ध्यान दे लें आप लोग, सूबेदार या इसको कह लीजिए नवाब ही। और इसमें एक पॉइंट आप लोग और देखें, इसमें पॉइंट यह है कि बंगाल में यहाँ से दोहरा शासन शुरू हो जाता है। बंगाल में द्वैध शासन शुरू हो जाता है और द्वैध शासन के तहत जो द्वैध शासन उसमें जो थे एक दीवान का पोस्ट था और एक सूबेदार का। तो दीवान जो है दीवानी का काम जो है अर्थात राजस्व वसूलने का काम EIC अपने हाथ में ले लेती है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है राजस्व वसूलने का काम अपने हाथ में ले लेती है और सूबेदारी का काम अर्थात प्रशासन का काम वह जो देती है नजमुद्दौला को दे देती है। अब यहाँ आप लोग ध्यान रखें, सारा पैसा तो जो है वो कंपनी को मिलेगा और नियंत्रण कौन करेगा? नजमुद्दौला करेगा, जिसके पास पैसे ही नहीं हैं, वह केवल ऐसे एक बना रहता है। अब यह एक बात ध्यान देने वाली है कि EIC चाहती तो दोनों पद अपने पास रख लेती। वो बंगाल का नवाब जो है सूबेदारी नजमुद्दौला को क्यों बनाई? वह इसलिए बनाई कि जिससे भारतीय जनता में विद्रोह की भावना न आए, भारतीय लोग EIC के खिलाफ खड़े न हों अचानक। और धीरे धीरे जब वो हाथ डालते हैं भारत पर तो भारतीय जनता इसको समझ नहीं पाती है और अचानक उनके खिलाफ नहीं खड़ी होती है। और इससे जो है यहाँ पर अंग्रेज़ों ने, EIC ने, जो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का नवाब बंगाल का गवर्नर बनता है। तो एक पॉइंट और ध्यान दे लें, यह पॉइंट है कि बंगाल में जब द्वैध शासन शुरू हुआ था तो उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो उसका गवर्नर जो था उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। और जब बंगाल में दोहरा शासन समाप्त होता है तो उस समय बंगाल का गवर्नर जो है वो था वारेन हेस्टिंग्स। उसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। तो यह
वेरी इम्पॉर्टेंट चैप्टर था और मुझे विश्वास है कि आप लोग इसको बखूबी समझे होंगे। और आगे की क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे 1858 के नियम के तहत बंगाल में, भारत में दोहरा शासन, फिर 1919 के अधिनियम से द्वैध शासन, फिर 1935 के अधिनियम के तहत द्वैध शासन शुरू होते हैं। ये सब आगे की क्लास में बताया जाएगा। आप लोग इसको ध्यान से सुने और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। धन्यवाद।